उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरनेट के मैकेनिज़्म को समझा, फिर हमने HTML CSS चीज़ों को समझा। ठीक है, आपको अगर प्रीवियस क्लास का कंटेंट समझना तो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी थी कि यहाँ पर ये आ रही है आप लोगों की प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पर 2 क्लासेस हमारी अभी तक जो है ना हमने करी। फर्स्ट वाली नहीं करी थी रिकॉर्ड, बट क्लास 1 और क्लास 2 दोनों रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो आप पीछे से चीज़ें देख लीजिएगा घर पे जाके आराम से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ से क्या चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या मकसद है पढ़ने का। सही है, और बाकी जिनको भी देखना है तो वो चैनल पे जाकर इस चीज़ को दोनों को देख सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बाकी कोई इसको देखेगा भी नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरा मैंने आपको कहा कि गिटहब पर आपका कोड भी मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने तो नहीं करा है, खैर आपकी क्लास के स्टूडेंट है अशर, उन्होंने किया है। वेब एंड ऐप बैच 24 के नाम से आपको मिल जाएगा। ये डेट वाइज यहाँ पे कोड अपलोड होता रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सही है, यहाँ पर आपको सारा जो हमने प्रैक्टिस करी थी लास्ट क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? सवाल है इसमें किसी का कोई? मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, बिल्कुल भेज दूंगा ग्रुप के अंदर इसका लिंक। हाँ, गिटहब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। गिटहब बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास यूज़ होता है वर्ल्ड वाइज कोड को मैनेज करने के लिए, रखने के लिए। ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी बनाते हैं, आप कोई अपनी बैंक की एप्लीकेशन बनाते हैं, आप अपने दुकान के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या व्हाटएवर जो भी आप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, वो सारा कोड क्या होता है, एक जगह पे रखा जाता है, एक पोजीशन पे रखा जाता है। अब आप बोलें सर उसको लैपटॉप पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है लैपटॉप पे रखने से? प्रॉब्लम यह है जब आपका लैपटॉप उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, व्हाटएवर कुछ भी उसमें वायरस आ जाएगा, तो आपका सॉफ्टवेयर भी गया, आपकी एप्लीकेशन भी गई। ऐसा ही है ना, आपने अगर कोड वहाँ रखा हुआ है तो ये हो सकता है। दूसरा, आपका कोड आपके पास ही है, मेरे पास नहीं आ सकता। इससे क्या मुराद है? यानी कि आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब बेसिकली अभी तक आपको ये पता होगा कि यार सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हम लोग जो है जो भी काम करते हैं व्हाटएवर, अगर किसी को नहीं पता मैं कुछ समझा देता हूँ मैकेनिज़्म। तो क्या होता है कि भाई आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोजेक्ट आया कि यार हमें एक ना रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, या एयरबीएनबी का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर जिसने नहीं सुना तो मैं उसको दिखा देता हूँ। एयरबीएनबी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग होटल बुकिंग वगैरह की चीज़ें है ना, चीज़ों को या रेंट पे कोई ना कोई चीज़ जो है ना यहाँ पे हम लोग ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है? स्क्रीन चल गई है आप लोगों की? आपने शान को बुलाया? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूँ भाई अभी भी आगे आ जाए, अगर नहीं नज़र आ रहा तो बाकी मर्जी है आपकी। अच्छा, तो अब ये एयरबीएनबी जैसे सिस्टम अगर आप बना रहे हैं या बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये एक पर्सन का काम नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। मतलब आपको दे के बोला जाएगा कि पूरा आपने नहीं बनाना, ये बनाना है तो आपके साथ 4-5 लोगों को जोड़ा जाएगा, बोला जाएगा यार ये 4-5 लोगों में से 2 लोग फ्रंट एंड पे काम करेंगे, 2 लोग बैक एंड पे काम करेंगे, एक उसका यूआई यूएक्स देख लेगा या व्हाटएवर एक टेस्टिंग देख लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक टीम वर्क होता है, हमेशा याद रखना। कभी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कभी भी डिज़ाइन नहीं होता, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कभी नहीं होता। हाँ, आप फ्रीलांस कर रहे हो एक अलग कहानी है, आप खुद बना रहे हो, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हो तो आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर एक पर्सन एक ड्यूटी नहीं करता, उसके पास मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम करते हैं। सही है, अब अगर तो प्रोजेक्ट आपके पास है तो वो प्रोजेक्ट पे काम वो भी कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने ये वाला पेज बनाया, ठीक है, और एक पर्सन ने ये वाला पेज बनाया। सही है, नजर आ रहा है? अब ये 2 डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट वर्क है। अब
ये दोनों डिफरेंट क्या कर रहे हैं, दो अलग डेवलपर्स मिलके काम कर रहे हैं। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर तो मैं इसको विदाउट गिटअप पे अगर इस चीज़ को हटा के देखूं तो मैं आपको समझाता हूँ काम कैसे होगा। आपके किसी पर्सन ने एक वेबसाइट एक पेज बनाया, अगला पर्सन जो पेज बनाएगा वो उसका कोड फिर आपको देगा, बोलेगा यार यूएसबी लगा के रख लो, या इसको जो है आपको ऑनलाइन शेयर कर देगा, वॉट जो भी करेगा। सही है, तो आपको क्या करेगा, शेयर तो करेगा, क्योंकि आपको कोड को मर्ज तो करना है। पूरी एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोड को तो मर्ज करना पड़ेगा। अगर तो 50 पेज की वेबसाइट है जिसमें 10 आपको मिले, 10 किसी और बंदे को मिले हुए, 10 किसी और बंदे को मिले हुए, 10 किसी और बंदे को मिले हुए, अब आपने तो अपने 10 बना लिए, लेकिन उस पर्सन के 10 पेजेस भी तो है, तो अब उसको ज्वाइंट करके आपने एक प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल पे एक चीज़ को डिज़ाइन करना है ना, कि जो कि आपके सिस्टम पर चले या दूसरे यूज़र को एटलीस्ट सारे पेज एक साथ दिखें। ऐसा ही होता है ना, बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही तो सवाल करना कि बोल देना सर नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है? तो अब 10 अलग लोगों ने या 5 लोगों ने 10 अलग पेजेस बना दिए हैं, अब उसको आपस में मर्ज करके हमें एक एप्लीकेशन रेडी करनी है। अगर तो आपके पास गिटहब जैसा प्लेटफॉर्म ना हो तो आप क्या करोगे, आप कोड को शेयर करोगे यूएसबी के थ्रू, फोल्डर के थ्रू। आप बोलोगे यार एक काम करो, मैं अपनी फाइल्स दे रहा हूँ उसको अपने साथ मर्ज कर लो, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा आएंगी। शायद गिटहब से पहले ये होता होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन शायद होता होगा, बट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है इसके अंदर। आपके आप कोड क्रैश होना शुरू होता है, फटना शुरू होता है, जो कि आप कभी कभी पूरी चीज़ कॉपी कर ही नहीं पाते हो, या मर्ज करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन है आपके पास गिटहब। अब गिटहब पे कोड रखने का मकसद ये है कि उस पर हमने कोड रखा एक, सही है, यानी कि एक ट्री बनाया, बेसिकली एक मेन ब्रांच आपने बना दी, एक ट्री बना दिया जिसको आप डिज़ाइन करते जा रहे हो मल्टीपल ब्रांचेस को जोड़ जोड़ कर। समझ में आई बात? एक ट्री आपने बना लिया, ठीक है, अभी वो बिल्कुल एम्प्टी है, अभी कुछ भी नहीं है। अब आपका डेवलपर या आपका जो टीम मेट है वो क्या करेगा, एक एक ब्रांच बना के उसको जोड़ता जाएगा और उसको ट्री पूरा कंप्लीट करेगा। जब आखिरी में ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रॉपर, तब वो एक प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल पर एक शेप के अंदर आएगा कि हाँ आपको लगेगा कि अब ट्री आपका रेडी हो गया। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपके पास सिर्फ बीच की एक लकड़ी जो आती है ना, मोटी सी जो आ रही होती है आपकी ट्री के अंदर, वो आपके पास अभी है, अभी आपको पता भी नहीं चल रहा ट्री बन रहा है नहीं बन रहा। अब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जो है ना ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। तो वो ब्रांचेस क्या है, वो टीम मेट है आपका जो कि उसमें कोड डालता जा रहा है और उसको कंप्लीट करता जा रहा है। तो एक पर्सन यहाँ से कर रहा है, एक पर्सन यहाँ से कर रहा है, ठीक है। मर्ज कोड इसमें भी होता है, बट इसमें टेक्निक ऐसी होती है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं आते या प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। काम वैसे ही होता है, मर्ज तो उसके अंदर भी होगा, लेकिन इसमें कोड आपका आप किसी से ना उसके थ्रू लेते नहीं हो, यानी कि यूएसबी के थ्रू नहीं ले रहे या किसी फोल्डर के थ्रू नहीं ले रहे, या आप उससे कोई बोले व्हाट्सएप पे यार मुझे भेज दो जो है ना कोड कॉपी करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कोड आप पुश करते हो, अगला पर्सन उस चीज़ को पुल लेकर अपने पास मर्ज करता है, सिंपल आसान वर्ड के अंदर। ये चीज़ क्लियर हुई? अब जितनी भी दुनिया में एप्लीकेशन है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है आपका, चाहे वो आपका अमेजॉन है, या चाहे आपका मेटा, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, वो सारा कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा ईजिली। अब सारा कोड आपको कभी नहीं मिलेगा, ये भी चीज़ है, क्योंकि हर कोड का मकसद है, आपको नहीं पता हर कोड का क्या मकसद है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा गिटहब नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो ये नेटफ्लिक्स का अपना एक ओरिजिनल एक गिटहब का जो एक कंपनी अकाउंट है, ठीक है, जिस पे ये सारी उसकी क्या चल रही हैं, पीआर चल रही हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीआर या रिपोजिटरीज हम कहते हैं इसको, ठीक है, सिंपल आसान वर्ड में। अब ये रिपोजिटरी के अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता इस वक्त, ये तो उनके पर्सन ही जानते हैं जो इस पर काम कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब एक नेटफ्लिक्स एक छोटी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये छोटी एप्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड पे काम होता है इसके अंदर। तो मल्टीपल लोगों के अंदर इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। जैसे यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे कौन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं, ये टीम है उनकी जो कि इस पे काम कर रही है। ये लैंग्वेज है उसके अंदर, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, गो, सी, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर मिलकर ये काम हो रहा है। नजर आ रहा है सबको? ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस भी डिटेक्ट कर रहा है, किस लैंग्वेजेस के अंदर कोड पुश होता जा रहा है, उस हिसाब से बता रहा है। जैसे यहाँ पे कॉटलिन के अंदर हो रहा है, या जावा के अंदर हो रहा है, यहाँ गो पे हो रहा है, या पाइथन के अंदर हो रहा है। तो ये क्या है, ये नेटफ्लिक्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं मिलकर। जब ये
प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी तब आपके सामने आती है, उससे पहले कभी भी सामने नहीं आती, याद रखना। जब प्रोडक्ट बन रही होती है तब तक वो टीम के हाथ में है और टेस्टिंग वगैरह के हाथ में है, और ये जो बीटा टेस्टर जिनको दिया जाता है कभी कभी कुछ लोगों को, सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अक्सर गेम लॉन्च होते हैं, अक्सर चीज़ें लॉन्च होती हैं तो आपको हमेशा बीटा टेस्टिंग के लिए मिलता है। तो वो बीटा टेस्ट जो है ना उनके लिए होता है जो कि उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का बीटा टेस्ट हो सकता है आप लोगों के पास हो, किसी ना किसी के पास व्हाट्सएप का हो सकता है, आपको बीटा वर्जन जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो बीटा वर्जन क्या होता है? वो बेसिकली वो वर्जन होता है, वो उन लोगों को मिलता है जो कि उन नए फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और उसके फीडबैक दे रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, इसको आप इस तरह नहीं इस तरह कर सकते हो, उसमें ये एरर आ रहा है। और हमेशा बीटा वर्जन में आपको एरर मिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी मैच्योर नहीं होती। जब वो मैच्योर हो जाती है फिर वो आपको प्रोडक्शन के अंदर मिलती है और आप उसको ईजिली यूज़ कर रहे होते हो। अक्सर देखा करो व्हाट्सएप के अंदर कुछ लोगों के पास बीटा वर्जन में अलग चीज़ आ रही होती है और आप लोगों के पास अलग होती है। तो अक्सर लोग शायद देखा होगा, आप में से किसी ने इस चीज़ को गौर किया होगा। उसका रीज़न यही होता है कि वो आपके पास एडवांस चीज़ें इसलिए आ रही होती हैं बीटा वालों के पास, क्योंकि वो पहला जो कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं ना, पहले ही सब में पहले वो अपडेट लॉन्च ही करते हैं बीटा वालों के लिए, ताकि वो चीज़ को टेस्ट कर सकें और फिर उसको जो है जब वो टेस्ट हो जाए, पूरा वेरीफाइड हो जाए सबकी तरफ से, सारे एरर फिक्स हो जाए, फिर उसको जो डालते हैं वो प्रोडक्शन के अंदर और फिर वो आवाम में यानी आम लोगों के लिए अवेलेबल होती है चीज़ें। समझ में आई बात? इसी तरह नेटफ्लिक्स भी ऐसी काम करता है, सारी कंपनी इसी तरह काम करती हैं। अब ये जितनी भी रिपोजिटरीज हैं ये सारी इन पे काम चल रहा है। कभी ना कभी ये हो सकता है पूरी हो जाए एक टाइम में, या हो सकता है इनमें से बहुत सारी पूरी भी हो और वक्त के साथ साथ काम चल रहा हो, ठीक है। अब इनका पर्पस क्या है, काम क्या है, आपको नहीं पता इस बारे में जी। हर किसी को नहीं मिल सकता, हर किसी को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, मुझे मिल सकता है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। आपको नहीं मिलेगा। एक लोकल पर्सन के लिए डेवलपर में फ़र्क होगा ज़मीन आसमान में टेस्ट करने में। मैं उसको 100 तरीके से टेस्ट करूँगा, आप उसको फ्लोज के थ्रू टेस्ट तो करोगे, बट वो चीज़ आपको एक बार दो बार फेस हो जाएगी जितनी मुझे जो है ना हो सकती है वो, या मैं उसको अलग अलग तरीक़ों से सोच के टेस्ट कर सकता हूँ। फ़र्क होगा दोनों चीज़ों में। सबका आता था, वो इसीलिए होता था कि टेस्टिंग के लिए, एरर्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए आता है। अभी मैंने आपको शायद दिखाया नहीं है, और भी चीज़ों के अंदर हम एप्लीकेशंस कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर भी आता है। हर मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो या आपका व्हाटएवर जो भी सॉफ्टवेयर हो, सबका एक बीटा वर्जन होता है, सबका बीटा वर्जन होता है। लोग लॉन्च इसीलिए करते हैं ताकि उसमें कोई एरर अगर आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको जल्द से जल्द पकड़ के फिक्स करते जाए। जब वो बीटा वर्जन कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होता है ना, तो वो भी बेसिकली यूज़र ही होते हैं, लेकिन वो यूज़र थोड़े से एडवांस होते हैं, टेक्निकल यूज़र होते हैं, ताकि वो उस चीज़ को ट्रैक कर सकेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको फिर फ़ौरन बताएं, रिपोर्ट भी करें। आप लोग व्हाट्सएप में कोई चीज़ देखते हो, आप लोग रिपोर्ट तो नहीं करते हैं ना, आप लोग छोड़ देते हो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता। बट जो एक्चुअली लोग इस चीज़ को देखते हैं ना, फ़ौरन उस चीज़ पे जो है ना फ़ौरन डालते हैं, उनको कॉन्टेक्ट से सपोर्ट करके बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको फिक्स करो। तो फिर उनकी टीम जो बैठी होती है बैकएंड पे, वो सारा काम कर रही होती है इस चीज़ पे। 24 आवर की टीम होती है उनकी, कोई ऐसा थोड़ी है कि 8 घंटे सोएंगे तो 8 घंटे काम करेंगे, नहीं, उनके पास 24 घंटे की टीम होती है, क्योंकि कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी है उन्होंने रखा हुआ है। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, तो इतना तो रखी गई है ना वो। तो नेटफ्लिक्स का भी ऐसे ही हिसाब किताब है, या और इस तरह की कंपनीज है वो ऐसे ही काम करती हैं। अब ये रिपोजिटरीज जितनी भी हैं, ये सारा क्या है, इसमें मल्टीपल डेवलपर्स ने मिलकर काम किया हुआ है। 1 मिनट जी। ओपन सोर्स का मतलब होता है वो हर किसी के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि वो इसको बेसिकली कॉपी करे और इसके अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसको कुछ नया बना सकता है। ओपन सोर्स का मतलब सिंपल आसान वर्ड के अंदर, यानी कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स कोई चीज़ रखी हुई है तो मैं उसमें आप लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ, आप लोगों को एक्सेस है भी कि आप लोग उस चीज़ के अंदर उसको कॉपी करें, डाउनलोड करें या फॉर्क करें। इसके अंदर फॉर्क का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर कि यार ये चीज़ आपने सर गलत करी है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जब मेरे पास आइडिया है ऐसे नहीं ऐसे करने का। एक ये भी होता है। दूसरा ये होता है कि आप उसी को यूज़ करते हुए कोई नई प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है बेसिकली। नहीं, नेटफ्लिक्स का अपना एक सीक्रेट रेसिपी उसने कभी आज तक आपको बताई नहीं है, आपको मिलेगी भी नहीं कभी इंटरनेट पे। कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म की सीक्रेट रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली। ये हाइड नहीं है, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इसका पर्पस क्या है। मैंने आपको यही कहा ना, अब ये इन्होंने रखा हुआ है DGS फ्रेमवर्क। अब ये DGS फ्रेमवर्क कर क्या रहा है हमें नहीं पता, हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं नहीं पता हमें। तो ये उनका कोई एक इंटरनल टूल होगा जो या फ्रेमवर्क बना रहे होंगे वो अपनी एप्लीकेशन को या अपने प्रोडक्ट को मैच्योर करने के लिए या उसको और बेटर करने के लिए। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है GraphQL फॉर जावास्क्रिप्ट विद स्प्रिंग बूट मेड ईजी। अब उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को एग्जाम्पल बता तो दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है ये भी डिफाइन कर दिया उन्होंने इस वर्ड के अंदर।
लेकिन कहाँ यूज़ कर रहे हैं उन्होंने ये नहीं बताया, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे ये डिफाइन नहीं है। तो जितना भी कोड आपको यहाँ मिलेगा वो आपको मिलेगा ज़रूर, बट उसका पर्पज़ क्या है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो आपको नहीं कभी मिलने वाला। वो बनाने वाले को पता होता है हमेशा। सही है, क्लियर हो गई बात। तो गिटहब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोड को पुश करोगे, आप लोग भी करोगे, जब थोड़ा सा आपको मैं आगे चल के बताऊँगा इस बारे में। आपका कोड वहाँ पर होगा, आप किसी से अपना कोड शेयर भी कर सकोगे, किसी को दिखा सकोगे ईजिली। और गिटहब जो है ना, एक डेवलपर का ना एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो समझते हैं? पोर्टफोलियो क्या होता है, किसी को पता है? हाथ खड़ा कर जवाब देना ताकि मुझे पता चले। जी, सीवी हो सकता है, और कोई? परफॉर्मेंस हो सकता है। पीछे से कोई जवाब देना चाहेगा भाई? जी, रेज्यूमे हो सकता है, ठीक है। और बिजनेस प्रोफाइल भी हो सकती है। पोर्टफोलियो का मकसद यह है, आपकी पूरी हिस्ट्री है जो आपने काम किया हुआ है जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपकी क्या एक्सपीरियंस है, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो गिटहब आपका पोर्टफोलियो है इंडस्ट्री के अंदर। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो लोग आपसे पूछेंगे आपका गिटहब जो है ना यूज़र नेम क्या है, आप बताओगे, वो आपके प्रोजेक्ट को चेक करेंगे। मैं अगर किसी का इंटरव्यू लेता हूँ ना, सबसे पहले उसका गिटहब चेक करता हूँ, देखता हूँ उसने लास्ट प्रोजेक्ट पे किस पे काम किया हुआ है, और उसी से 4 सवाल कर लेता हूँ, बस कुछ भी नहीं है। मैं उसका कोड पढ़ता हूँ, पहले समझ लेता हूँ उसका मकसद क्या, वो क्या किस प्रोडक्ट पे किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, और मुझे पता चल जाता है कि 2-4 चीज़ों पे जो कहाँ से फंस सकता है ये, उसी पे सवाल करता हूँ मैं। अगर तो उस पर फंस गया, इसका मतलब है उसने या तो कोड कॉपी पेस्ट करके जो है ना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, या उसको पता ही नहीं है चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो जो बनाता है ना, उसको पता होता है चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। समझ में आई बात? तो अब अगर कोई उसका आंसर दे देगा तो इसका मतलब है उसको नॉलेज है, उसको पता है उसने क्या कैसे बनाया। अब अक्सर लोग यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख के प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता बुरा है, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख के प्रोजेक्ट बनाना आपके लर्निंग फेज का बहुत अच्छा पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप कॉपी पेस्ट जब करते हो ना, मसला वहाँ पे आता है। आपने प्रोजेक्ट देख के बना तो लिया, लेकिन आपने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट किया, आपने उसका मकसद नहीं समझा कि इस कोड का पर्पस क्या था। मेरी बात समझ में आई? ये चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगी। मैं आपसे पूछूंगा कि यार इसका मकसद क्या है, तब आप बोलोगे सर इसका मकसद ये है, मैं इस पर ये करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वॉट एवर जो भी करना चाह रहा हूँ। तो अगर तो मुझे उसमें आपके कोड को देखते हुए मकसद क्लियर हो रहा है और आपकी बात से, तो इसका मतलब है आपने वो खुद किया, या आपने अगर खुद नहीं भी किया तो एटलीस्ट आपने उसको अंडरस्टैंड किया कि ये कोड कर क्या रहा है यहाँ पर, और हमें इस चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ये वाली बात है, मैकेनिक के पास मल्टीपल पाने होते हैं ना, टूल्स होते हैं, उसको पता होता है कि कौन से बोल्ट के ऊपर कौन सा टूल लगेगा, कौन से साइज का लगेगा। सही है, तो यहाँ पर यह एग्जांपल होती है, जब आप डेवलप कर रहे हो तो ना आपको पता होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, और यही लॉजिक बिल्डिंग होती है आपकी, जहाँ पे मोस्टली लोग फंसते हैं। और ये चीज़ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हो ना, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता, डे बाई डे। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हैं। तो आपका गिटहब आपका पोर्टफोलियो है। अगर आपका गिटहब मेंटेन नहीं है, आप उस पर डेली बेस पे काम नहीं कर रहे हो, डेली नहीं करते कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद करते हो, कर रहे हो, एक्टिव नहीं हो, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं एक्टिव नहीं हूँ, मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट में आता हूँ, यानी कि मेरी जो है ना एक्सपीरियंस से मल्टीपल है। आप लोगों का भी इनिशियल है, तो आप लोगों को तो चाहिए 100%, ठीक है। आप डेली बेस पे कोड अपलोड करो, डेली बेस पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो, तो उसको आप गिटहब पे पुश करते जाओ। सही है, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपने करना ही ये चीज़। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास के अंदर हम चीज़ को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब आप कोड पुश करते जाओगे, आप अपनी जो है ना गिटहब की प्रोफाइल पोर्टफोलियो क्रिएट करते जाओगे, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप इंडस्ट्री में जाकर उसको अपना गिटहब दिखाओगे तो उसको नजर आएगा कि हाँ इसने कुछ पढ़ के आया, कुछ प्रैक्टिस करके आया, ठीक है। सर जिया एक मिसाल देते हैं, हमारे टीचर थे, वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये मिसाल सुनी है आप लोगों ने? तो अगर आपको काम आता है तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको काम आता है? आप दिखाओगे, आप शोकेस करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको काम आता है, वरना मैं तो नहीं समझूंगा। वरना तो सीवी के अंदर तो बहुत 30 मार्क खान आते हैं हमारे पास, हमने देखे हैं, बड़ी बड़ी सीवियाँ आती हैं, हमें तो रिएक्ट भी आता है, हमें वर्डप्रेस भी आता है, हमें लारावेल और यूं और 2 सवाल करो वहीं पर उनकी जो है ना हवा टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सीवी भरने के लिए नहीं होती भाई, सीवी में वो लिखना होता है जो आपको एक्चुअली आता हो। क्योंकि अगला पर्सन अगर थोड़ा सा भी आपको जो है ना अगर टेढ़े हाथों ले गया ना, तो आप गए, आपकी वहाँ से जॉब तो चली गई। अगली जगह चांस ले लोगे, लेकिन अगली जगह भी फिर यही होना है आपके साथ, क्योंकि आपने सीवी में झूठ लिखा हुआ है। आप पढ़ अभी फ्रंट एंड रहे हो, आपने लिख दिया मैं मॉन्स्टैक डेवलपर हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आपने जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, आपने आगे लिख दिया मुझे रिएक्ट भी आती है, मुझे नेक्स्ट.जेएस भी आती है। चलो भाई मैंने 2 सवाल कर लिया, अब आप खत्म, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और लोग अक्सर ऐसा करते हैं, तो आपने हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना है। झूठ नहीं बोलना, सीवी में कभी भी झूठ नहीं बोलना, ना एक्सपीरियंस के बारे में, ना स्किल्स के बारे में,
ना कोई इस तरह का झूठ नहीं बोलना जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। अक्सर लोग डिग्री का भी झूठ बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये, और फिर ये इतना बड़ा मसला आता है कि इसमें आपके लिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, मैं आपको बता दूँ। इसलिए एक कंपनी के अंदर मेरे दोस्त हैं, उनकी डिग्री रह गई थी और जो है ना उन्होंने अप्लाई करके लिख दिया कि मेरी डिग्री है मेरे पास, बाकी थी, कुछ पेपर्स बाकी थे। कंपनी ने डिग्री मांग ली, अब डिग्री नहीं है। कंपनी ने बोला 3 महीने में ला के दो, नहीं है तो फिर वापस पकड़ो बैग और निकल जाओ, बाहर निकाल दो। हालांकि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है और स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, लेकिन क्या करे, डिग्री चाहिए, काम है, तो आपने झूठ क्यों बोला? आप पहले ही बोल देते उनको कि भाई सर मेरे पास नहीं है, मुझे 3-4 महीने 5 महीने लगेंगे, मेरे एग्जाम्स क्लियर होंगे, मैं आपको ला के दे दूंगा। तो इसलिए कभी भी झूठ ना बोलो सीवी के अंदर खास तौर पर। तो आपका चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे वो आपके वॉट एवर जो भी चीज़ हो, बट झूठ नहीं बोलो। झूठ बोल के कोई भी चीज़ लोगों उसमें बरकत वैसी ही नहीं होती, ठीक है, ये तो हकीकत ही है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो गिटअप एक ऐसी चीज़ है, गिटअप आपका लिंक्डइन, ये 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें मैं प्रॉपर एक अलग से 2 क्लासेस करूँगा, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा इसके अंदर कि ये दोनों चीज़ों में कैसे आपने वर्क करना है। ये दोनों आपका पोर्टफोलियो है, जब ये दोनों स्ट्रांग होंगे तो आपको ईजिली जॉब मिलेगी। जी, नेटलीफाई एक होस्टिंग टूल है जहाँ पे हम होस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, अपनी जो भी हम बना रहे हैं उसी को बस हम गिटअप से लिंक कर देंगे, गिटअप पे डाल देंगे, बस यही होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और कोई सवाल है किसी का? आगे चलें, जल्दी बताएं, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, 1 घंटा रह गया। सवाल है किसी का? यस नो में जवाब तो दें। ठीक है, गिटअप समझ में आ गया आपको? इस पे हम अपना जब अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर कोड वगैरह पुश करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक छोड़ा था? हमने हेडिंग के टैग्स पढ़ लिए थे, H1 से लेकर H6 तक। पैराग्राफ का टैग हमने देख लिया था, बोल्ड और इटैलिक भी हमने देख लिया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी देख लिया था हमने, ठीक है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था वाइड स्पेस से, ठीक है। जल्दी से फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंडेक्स डॉट HTML। अच्छा, ये इंडेक्स लिखना नाम कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो कुछ और भी नाम लिख सकते हो, बट इंडेक्स एक ऐसा नाम होता है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के टाइम के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पर क्यों यूज़ किया जाता है, पर्पस क्या है इसका। सही है, मैंने इंडेक्स डॉट HTML लिखा। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, क्या लिखेंगे हम लोग? HTML, फिर उसके अंदर नजर आ रहा है आप लोगों को? लास्ट वाली स्क्रीन चल गई है, दोबारा बोल गया उधर शान को। HTML के अंदर हम क्या लिखेंगे? नजर आ रहा है लास्ट वालों को यहां से भी, या और जूम करूं? सही है, इसको बंद कर देते हैं। HTML के अंदर हम क्या लिखेंगे? हेड का टैग लिखेंगे और बॉडी का टैग, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था एक सिंपल तरीका लिखने का कि आपको पता चले कि इसमें हमारे पास कितने टैग आते हैं। HTML के अंदर हेड का टैग आ रहा है और बॉडी का टैग आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास से मैंने आपको बता दिया था। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेट तरीका ये भी होता है कि हम इसको हटाने के बाद हटा दें और इसकी जगह हम डायरेक्ट Shift+1 करें, Shift+1, तो हमारे पास क्या आता है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये टूल आता है, ठीक है। ये आपके पास एक काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट, एक टेम्पलेट है जो कि आपको HTML का बेसिक सा एक टेम्पलेट क्रिएट करके देता है। मैंने इस पर क्लिक करा, मुझे यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर मिल गया। अब इसमें और आपके कोड में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया, पहली चीज़ में डिफरेंस है डॉक टाइप का, यानी कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, HTML, ठीक है। इसके बगैर भी कोड चलता है, ये बात भी हम देख के जो है ना देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट ये क्या करता है, इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बता देता है भाई ये HTML पे ही बात हो रही है, ठीक है। दूसरा, HTML के अंदर हमने यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ नहीं किया था, ठीक है, और हमें इसकी नीड भी नहीं है। इसमें ये लैंग्वेज की डिफाइन हो रहा है कि भाई इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इंग्लिश। हेड का टैग हमने यूज़ किया था, हेड के अंदर हमने ये 2 टैग नहीं देखे मेटा वाले, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम स्किप कर देते हैं अभी। और ये वाला शायद हमने टैग देखा था या नहीं देखा था? नहीं देखा था, ओके। तो टाइटल का टैग एक हमारे पास हेड के अंदर इस्तेमाल होता है। ये टाइटल क्या है आपका? जब आपके पास वेबसाइट स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे मेरे पास फरीद सोहेल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे HTML CSS लिखा आ रहा है, ये बेसिकली इसका टाइटल होता है। क्लियर हो गई बात? इस चीज़ को हम देखेंगे भी। और ये आपका हेड के नीचे आ गया बॉडी का टैग। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है इसमें किसी का?
समझ में आ गया कैसे क्रिएट होगा ये इसने मुझे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करके दे दिया। आप चाहो तो खुद लिख लो HTML और हेड बॉडी बना के, या आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। हाँ, वो खुद ही आपको ये जो है पूरा बना के दे देगा। चलें आगे। ओके। अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक बॉडी के टैग में एक H1 का टैग बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। ये मेरा वॉइस चला रहा है। अच्छा, H1 के अंदर हम क्या लिखेंगे? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने आपको इस तरीका बताया था कि जब हम यहाँ पर लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। सही है। गो लाइव पे मैंने क्लिक करा, क्या होगा? हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे सबको नज़र आ रहा है? इसको मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। सही है। तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। अब मैं इसको चेंज कर दूँ फरीद से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये फरीद हो जाएगा। नज़र आ रहा है? तो ये क्या है? बेसिकली आपका टाइटल है। मैंने आपको बताया था हेड वाला जो मेनली पर्पस है वो आपका एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइटल भी आपका एसईओ से रिलेट करता है। ठीक है, आप अक्सर वेबसाइट पे देखते हैं यहाँ पर ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने गिटहब पे खोला हुआ है तो यहाँ पर गिटहब पे मेरा नाम आ रहा है। सही है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ या पेजेस का नाम डिफाइन कर रहा होता है। तो इसका भी एसईओ से जो है ना आपका लिंक है, रिलेट करता है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये वाइड स्पेस क्या कह रहा है? ये बेसिकली वाइड स्पेस ये कह रहा है कि अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर यानी कि अपने इस पी टैग या वट एवर जिस पी टैग से आप जो भी लिख रहे हैं, इसके अंदर आप ज़्यादा स्पेस अगर देंगे भी तो ये क्या करेगा, उसको सिंगल स्पेस ही कंसिडर करेगा, डबल स्पेस या ट्रिपल स्पेस में नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो वर्ल्ड पे आगे कुछ और भी लिख देता हूँ। ठीक है, वट एवर कुछ भी लिख देता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर इसको इतना स्पेस दे दिया, तो अब आपके हिसाब से तो इतना स्पेस आना चाहिए, है ना? लेकिन ये यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, सिंपल स्पेस आ रहा है जो कि आपके पास एक सिंपल जो वन टाइम आता ही बात है। ठीक है, तो ये वही कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ वाइड स्पेस से इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। ये चीज़ क्लियर है? चलें आगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैराग्राफ में कुछ भी टेक्स्ट हो रहा है, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अब टेक्स्ट तो मैं H1 में भी लिख सकता हूँ, पैराग्राफ में भी लिख सकता हूँ। नहीं, इसमें ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट से ताल्लुक है। जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हो, हेडिंग बोल्ड ही तो है हमारी। बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसको यूज़ करेंगे तो करने की कोशिश करें, पता चल जाएगा आपको। आपने बाहर किया था, अंदर किया था? चलो इसको भी ट्राई करता है, पहले आगे चलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। यानी कि हमारे पास लाइन ब्रेक करने के, लाइन तोड़ने के दो ऑप्शन है। एक BR का टैग यूज़ कर सकते हैं हम, और दूसरा HR का टैग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखने वाली चीज़ें, यहाँ पे आपका टैग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हुआ ही नहीं हुआ? पहले आपके पास क्या हो रहा था? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ रहा था। अब यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया? आपके पास आपके पास जो टैग आ रहा है ये कहलाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या कहलाता है? सेल्फ क्लोजिंग। यानी कि ये खुद ही ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। तो इसके लिए आपको कोई सेपरेट क्लोजिंग बनाने की नीड नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? कितने लोगों की बात समझ में आ गई है और कितने लोगों को नहीं आ रही है बात समझ में? जी, क्या समझ में नहीं है आपको? आपका सवाल है? सेल्फ क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। आपने H1 H2 देखा, पी टैग देखा, उसमें ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, यानी कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे एंड हो रहा है। BR और HR का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है।
ये हल्का सा, इसमें ये वही कह रहा हूँ ना, सेल्फ क्लोजिंग है ये, इट सेल्फ बंद हो रहा है। उसके लिए हम सेपरेट बनाते हैं, अलग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें हमने H1 बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग की स्क्रीन चल गई है लास्ट में? स्क्रीन चल गई आप लोगों की? शान आया, उसने क्या देखा? शान को बुलाया आप लोगों ने, तो उसने क्या बोला है बताएं तो सही। उसने कुछ बोला, कुछ सोचा? जी ठीक है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही, मैं आपको भी कह रहा हूँ आगे आके बैठ जाओ, अगर कंफर्टेबल नहीं हो आप वहाँ पे। एक सीट यहाँ पे भी खाली, यहाँ पे भी आ जाओ अगर किसी को आगे आना है तो। जो पढ़ने आएगा वो आगे आएगा, मुझे पता है। अगर तो तफरी के मूड से बैठे हैं तो फिर बात अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे आ जाओ, चीज़ें क्लियर रहेंगी। पीछे नज़र नहीं आएगा, बातों में लगेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे। चले, तो H1 में क्या है आपके पास, एक आपके पास ओपनिंग टैग आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, क्लोजिंग टैग। अब बात हो रही है यहाँ पर BR और HR की, यानी कि आपका ये क्या कर रहा है, बेसिकली लाइन ब्रेक कर रहा है, ठीक है। कैसे ब्रेक करेगा, यानी कि अब हमारे पास H1 ऑलरेडी ही BR, मतलब आपके पास लाइन ब्रेक करता ही है, नीचे वाली लाइन में आपको टेक्स्ट होने को ले आता है। हाँ, अब मैं अगर इसमें कोई P टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है, और P टैग के अंदर मैंने जैसे लॉरेम करके कुछ लिखा, ठीक है, एक टेक्स्ट लिख लिया, तो आपके पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, सही है ना। अभी मैंने जूम किया हुआ है, वरना ही आपको कुछ इस तरह दिखेगा, सिंपल एक ही लाइन के अंदर आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम को इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर BR लगाने की कोशिश करूँगा। कहाँ पर, इसके बाद, ठीक है। कैसे लगाएंगे, हम स्पेस देंगे और लिखेंगे BR, ठीक है, BR का टैग यूज़ करेंगे, सही है। ये इट सेल्फ क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह लगा लें, नहीं भी लगाएंगे तो भी ये इसको ओपनिंग क्लोजिंग टैग की नीड नहीं है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे BR लगाया, क्या होगा, इसने यहाँ के बाद से लाइन ब्रेक कर दी। ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? इसमें किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है, BR पे ही आएगा वो, कभी भी वो आगे आपको बोलेगा नहीं कि जो है ना सेल्फ, नहीं, ज़रूरत नहीं है, वैसे भी चल जाता है ये, ठीक है। बात ही नहीं करें प्लीज़। BR की जगह मैंने दूसरा आपको क्या बताया, HR। ये HR क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन क्रिएट कर देता है, यानी कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या आ गया, एक लाइन क्रिएट हो गई, सही है। तो BR क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है, सिर्फ सिंपल। और HR क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा है, सही है, क्लियर है। चलें आगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ज़रूरी नहीं है हेडिंग के अंदर, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके बोलेंगे, करके जी। उसके बाद ही आएगा, क्लोजिंग के बाद ही आएगा, फिर लाइन क्लियर हो जाएगी। आप चाहे तो लिख लें जी, ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाता है। हाँ, ये ओपनिंग है बस, उसके बाद इसमें आपको वो कभी आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहा कि आप इसमें क्या करो कि नेक्स्ट वाला आप इसका जो है ना क्लोजिंग टैग लगाओ। तो आप इसमें चाहो तो यहाँ पे लगा दो, या नहीं भी लगाओ तो भी वो सेल्फ क्लोजिंग ही बन रहा है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे बोला HR लगाने का, तो मैंने आपको बोला हाँ आप यहाँ पे लगा सकते हो HR। ये प्रिंटर वगैरह क्यों आ रहा है, ठीक है, नजर आ गया आपको, लाइन आ गई यहाँ पे। कोई सवाल इसमें किसी का? जी, लाइन ब्रेक लाइन स्किप भी करेगा और फिर वो एक लाइन क्लिक कर देगा बस। और BR आपका सिर्फ लाइन स्किप कर रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है और कुछ भी नहीं। तो आप इसको जो है ना लाइन स्किप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊँ तो ये चीज़ें हमारे पास इंडस्ट्री में कम इस्तेमाल होती हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। BR जैसी चीज़ को हम, यानी कि आपकी जो लाइन ब्रेक करने वाली चीज़ें, हम इसको हैंडल करते हैं अपनी CSS यानी स्टाइलिंग के थ्रू मोस्टली। आप चाहो तो BR लगा सकते हो, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमेंटिक मार्कअप, ठीक है। कोई ज़रा इस चीज़ को पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा आप में से? आप पढ़ो जी, जो ग्लासेस, जी जी आप। नहीं नहीं, आप आपसे आगे वाले कौन है ये? हाँ हाँ, आप पढ़ो। नोन एज सेमेंटिक मार्कअप। क्या कह रहे हैं भाई ये? बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं इस लाइन के अंदर या 2-3 लाइन के अंदर क्या चीज़ डिफाइन हो रही है? क्या कहना चाह रहे हैं ये? एक एक करके, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा। कौन बता रहा है? मुझे पता ही नहीं चल रहा। आप हाथ खड़ा करो ना, मैं तो कह रहा हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। गुड है, ताली बजा लें भाई इनके लिए। अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और कोई? और कोई बताना चाहे? और कोई जल्दी बताएं। कोई मुश्किल लिखा हुआ है इसके अंदर? अच्छा, अब एक काम करें ज़रा, इस चीज़ को पढ़ें आप, ये जो बैठे हुए आप जी। कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है भाई? नहीं नहीं, आपको नहीं भाई, पीछे वो। मैंने आपको इसलिए बोला आगे आ जाए आप। आपको स्क्रीन चल रही है, वो स्क्रीन अब भी नहीं चली। आप आगे आए, मैं आपको कब से क्या बोल रहा हूँ। आपको अगर नहीं नज़र आ रहा, आप कैसे पढ़ेंगे फिर? पढ़ना है ना आप, बस फिर आगे बैठे सुकून से एंजॉय करें। ये इधर बैठ जाए। इस क्लास के अंदर आप बैक बेंचर बनने की अगर कोशिश करेंगे तो आपका लॉस है भाई, मेरा कोई लॉस नहीं है। ये या मैंने आपको नया डिग्री देनी है, और ना मैं आपको यहाँ पर कोई स्कूल में एडमिशन दे रहा हूँ या यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहा हूँ। नहीं भाई, मैं आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए बैठा हुआ हूँ, वो आपके हाथ में। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इसके लिए, और कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर जितना आप फ्रंट सीट पे बैठोगे उतना चीज़ों को सीखोगे, जितना सवाल करोगे उतना सीखोगे, याद रखना जी। आपको भी नज़र नहीं आ रहा? आगे आ जाओ। सीट है यहाँ पे? अशर आपके बराबर में सीट है? वहाँ पे आ जाओ, या यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे अगर कंफर्टेबल हो तो आप। और कोई है जिसको लगता है अभी भी नज़र नहीं आ रहा, वो आगे पढ़ना चाहता है, तो जल्दी से आगे आ जाए। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे से वापस जो है ना चले जाएंगे, नहीं आएंगे अगली क्लासेस में। मैं जब आप लोग की तरह था, हमारी क्लास में तो 200-250 बच्चा बैठा था, और ये तो इतनी अच्छी सीटें भी नहीं थी आप लोगों को जो मिली हुई हैं बैठने के लिए। तो हम तो बस ऐसी ज़मीनों पे बैठ के पढ़ रहे थे एक टाइम पे, क्योंकि 200-250 बच्चा था, इतनी सीटें भी नहीं थी उस टाइम पे। ज़मीन पे बैठिए कंफर्टेबल हो गए, ईजिली, सुकून से, जिस तरह कंफर्टेबल हो आप। कुछ लोग यहाँ पे आ जाए, या इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर आके बैठ जाए, यहाँ पे कंफर्टेबल है तो। यहाँ पे अगर आ सकते हैं यहाँ पे बैठ जाए कुछ लोग, या थोड़ा सा ऊपर आके बैठ सकते हैं तो इसके ऊपर बैठ जाएं, स्टेज के ऊपर, मसला नहीं है। ग्रेट है। अच्छा, कौन पढ़ेगा इसको भाई? आप में से कोई पढ़ेगा? घबराना नहीं है यार, मैं कोई इंग्लिश का टेस्ट थोड़ी दे रहा हूँ, गलती करेंगे सब। हाँ आप पढ़ें। कोटेशन, कोटेशन। यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये कह रहे हैं कि भाई अब आपके पास आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो कि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके प्रीवियस चैप्टर से। आपने प्रीवियसली पढ़ा HR का टैग, PR का, BR का। ये कह रहे हैं आपको वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो कि होगा तो टैक्स ही, लेकिन उनका पर्पस डिफरेंट होगा, उनका मकसद कुछ और होगा पढ़ने के लिए, उसकी इम्पॉर्टेंस है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमें क्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है?
कोई ना कोई मकसद होता है ना उसके पीछे, तो उनका मकसद है एक पीछे, लेकिन क्या है, होंगे वो टेक्स्ट वाले ही, टेक्स्ट ही लिखना होगा उसके अंदर, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर पहली चीज़ मिलती है स्ट्रॉन्ग का टैग, ठीक है। अच्छा, अब इसको जल्दी से कोई पढ़ना चाहेगा, जल्दी से आप पढ़ो जी, ग्लासेस जी। देखो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, आप बैठो पढ़ो, सीखोगे चीज़ें। By default, browser will show the content of a strong tag element in bold. ठीक है, ग्रेट हो गया। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कोई एक्सप्लेन करेगा? आप बताएं, वाइट शलवार कमीज, क्या बात हो रही है इसके अंदर? नहीं हो रहा, ठीक है। आप वाइट कैप, आप कौन सी क्लास में, आप कौन सी क्लास में है? फर्स्ट ईयर में। यार इसको समझें, आपको, मुझे पता है आप मुझसे अच्छा जानते हैं, मुझे तो इंग्लिश वाकई में नहीं आती। आप मेरी मिस्टेक देखिए कितनी करूँगा अभी मैच तैसा चल के। सही कह रहा हूँ अशर, मुझे इंग्लिश नहीं आती ना? नहीं कहाँ, मुझे कहाँ आती है इंग्लिश। अभी आप पता करें, एक एक लाइन पढ़ते हैं, आपको खुद ही क्लियर होंगी चीज़ें। द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट्स दैट इट्स कॉन्टेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, यानी कि इसमें जो भी डेटा आ रहा है, जो भी वो करने की बात कर रहा है कॉन्टेंट की, उसकी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है, यानी कि उसका एक मकसद है, सही है, उसको यूज़ करने का। अच्छा, सब कुछ स्किप करते हैं, लास्ट वाला पढ़ें। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर विल शो द कंटेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन अ बोल्ड, यानी कि वो कह रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग में रखोगे तो भी आपको क्या नजर आएगा, बोल्ड नजर आएगा। चलो बैठ जाओ, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करा और इसके अंदर हमने जैसे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर आऊंगा तो आपको मेरा नाम नजर आ रहा है, इसी पे आता हूं, इसी पे आता हूं, बिल्कुल। अब मैंने यहां पर बोल्ड भी लिखा और यहां पर मैंने बी फरीद लिख दिया, तो क्या आपको आंखों से अगर आप देखो अपनी, तो क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। वही उन्होंने बात करी कि मकसद तो वही है, लेकिन क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर कोई ऐसी बात हो रही है जो कि स्ट्रॉन्ग टैग के थ्रू डिलीवर हो रही है। वो क्या बात है, वो डिपेंड करता है आपके एसईओ के ऊपर। यहाँ बात आती है एसईओ की। स्ट्रॉन्ग टैग एसईओ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों है? स्ट्रॉन्ग क्या डिफाइन करता है? स्ट्रॉन्ग से क्या बोलते हैं? ताकतवर, ठीक है, नहीं फुर्तीला तो एक अलग वर्ड हो जाएगा, मजबूत कह सकते हो आप, ठीक है। नहीं बहादुर अलग हो जाएगा, वो ब्रेव होता है यार, हम अलग अलग वर्ड्स में जा रहे हैं। चलो वापस आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग का वर्ड यहां पर ये चीज डिफाइन कर रहा है कि यार इस वर्ड की ना कोई इंपॉर्टेंस है, इस पर फोकस करो। बोल्ड का वर्ड भी यही कहता है, आप एक रीड करते हो, आप कोई ब्लैक ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आता है तो आप क्या करते हो, उसको रीड करते हो ना, या उसको स्किप करते हो? सब में पहले आपकी आंखें उसी को कैच करती हैं जो वर्ड आपको हाईलाइट होता है या बोल्ड होता हुआ नजर आता है, ऐसा ही है। अब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है? आपको आंखों से तो वो चीज नहीं क्लियर हो पा रही, बट वो क्लियर किसके लिए है? गूगल के लिए। जब गूगल इस पूरे HTML के पेज को छान रहा होगा तो वहां पर वो बोल्ड को नहीं, स्ट्रॉन्ग टैग को पहले उठा रहा होगा, क्योंकि वो देखेगा कि स्ट्रॉन्ग टैग में जो वर्ड रखा गया है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है। यानी कि वो एक ऐसे वर्ड की बात कर रहा है जो वो चाह रहा है रीडर उसको समझे, रीड करे, तो यकीनन उसकी वेबसाइट से उसका लेना देना है, उस कीवर्ड से उसका लेना देना है, उसके कंटेंट से, अपलोड किए हुए डेटा से। बात समझ में आई? कितने लोगों की बात समझ में आ गई है? और किसको नहीं समझ में आई ये बात अभी तक? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें तो रैंक करवाने के लिए लोगों की आंखें नहीं, गूगल का चाहिए। AI जो गूगल यूज कर रहा है उसको क्रैक करना है हमें, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? लोगों को तो बोल्ड भी वो दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको इसके अंदर? आप बोलेंगे एक भी चीज का डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग हो या बोल्ड हो, दोनों काम एक ही कर रहे हैं। बट फर्क ये है कि स्ट्रॉन्ग गूगल के लिए, यानी कि जब वो SEO करने बैठ रहा है, जब आपके वो पेज को पूरा स्कैन करेगा, उससे डेटा निकालेगा, उसमें से कीवर्ड्स को निकाल के रैंकिंग पे आएगा, तब ये बोल्ड वर्ड वहां पे इंपॉर्टेंट होगा। लोग तब देखेंगे ना जब गूगल उसको ऊपर दिखाएगा। पहली बात तो ये है,
जब गूगल उसको ऊपर दिखाएगा नहीं तो आपके लोग कैसे देखेंगे? आप 10वें पेज पर जाते हैं कुछ सर्च करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फर्नीचर ढूंढ रहे हैं, आप कभी भी 10वें पेज पे गूगल के तीसरे पेज पे भी नहीं गए होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहले पेज पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो गूगल कैसे रैंक करेगा? गूगल जब रैंक करेगा तभी तो लोग पढ़ेंगे, जब लोग रैंक ही नहीं होगा तो लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये चीज़ है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा नहीं है इन्फॉर्मेशन, किसके लिए? गूगल के लिए, उस एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है वो। क्लियर हो गई? नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी तरह ईएम का भी यही आपको बिल्कुल सेम एग्जांपल है, और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ये? इटैलिक की तरह, यानी कि मैं यहां पे आऊंगा, इसको ईएम यूज करूंगा और यहां पे भी फरीद लिख दूंगा, ठीक है। यहां पर मैं आया, इसके बराबर में अगर मैं इसको आप कहते हैं इटैलिक के अंदर, भाई आई के अंदर लिख के देख लो, बिल्कुल लिख लेते हैं, तो भी आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो काम दोनों का क्या है? सेम है, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके लिए? गूगल के लिए, एसईओ के लिए। यहां तक किसी कोई सवाल है? पक्का? आगे चलते हैं। अब आती है कोटेशन की बात, आ रही है यहाँ पे जो उन्होंने बात करी। देयर आर 2 एलिमेंट्स कॉमनली यूज फॉर मार्कअप कोटेशंस। वो कह रहे हैं कि भाई 2 एलिमेंट हम यूज करते हैं कोटेशन के लिए, एक ब्लॉक कोट और दूसरा ये क्यू का टैग, यानी कि ये कोटेशंस सेमेंटिक मार्कअप के अंदर आता है। इसका क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यूज के अंदर, आपकी क्विज के अंदर, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेमेंटिक मार्कअप क्या होता है? नहीं, आगे ये पूरा जो पढ़ा रहा हूँ, ब्लॉक कोड, क्यू, ये सब भी आ सकता है। चैप्टर है ये, थोड़ा सा, मतलब पूरा चैप्टर नहीं है ये, आगे थोड़ा सा एंड हो जाएगा, ये ABR वाला इसमें नहीं आता। अच्छा, अब ब्लॉक कोड क्या कह रहा है भाई? कौन पढ़ेगा इसको जल्दी से? आप पढ़ें जी। ठीक है, क्या समझ में, आप में से किसी को समझ में आ रहा है इसके अंदर कुछ भी छोटा मोटा? आपको लगेगा सर एक लाइन समझ में आ गई इसमें, किसी को भी? लॉन्गर कोड के लिए जो रहा है जी, बिल्कुल ये भी बात सही है आपकी, बेहतरीन है। इनलाइन कर रहा है इसको, इनलाइन किसको कर रहा है? ब्लॉक कोड को इनलाइन कर रहा है? नहीं 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 नहीं, पी टैग इनसाइड ब्लॉक कोड के अंदर यूज़ हो रहा है, उसका इनलाइन से ताल्लुक नहीं है, वो दोनों अलग ही हैं। लास्ट में कोई बताना चाहेगा आप में से? वो बैठे हैं बस जी, लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप क्या राय है आपकी? है कुछ भी नहीं? अबे यार क्या कर रहे हो भाई, फिर आगे आ जाओ, आओ यहाँ पे, आपके लिए जगह बचाई हुई हमने। अच्छा, तो ब्लॉक कोड बेसिकली इन्होंने बताया कि यूज फॉर अ लॉन्गर कोड दैट विल अप एन एंटायर पैराग्राफ। अच्छा, इस चीज़ को भी समझना है। यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे सीट है, चलो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। अच्छा, तो ब्लॉक कोड के बारे में भाई क्या कहा जा रहा है कि भाई इसको यूज़ किया जा सकता है लॉन्गर कोड के लिए। बहुत लंबा कोई कोड है तो आप उसको क्या करो, सिंपल सी 1-2 लाइन डिफाइन करो और उस चीज़ को मेंशन कर दो, बस समझा दो, ठीक है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बात करता हूँ, वो क्या है? इसका ये भी है, नॉर्मली तौर पर ब्लॉक कोड के अंदर हम वो डेटा भी रखते हैं जो हम किसी और की वेबसाइट से उठा के लाए हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी और की वेबसाइट से कोई कोड उठाया, वटएवर, कोई भी टेक्स्ट उठाया और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर रख दिया। अगर तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है या शॉर्ट है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बट बहुत ज़्यादा अगर लेंदी हो जाता है वो, तो जो दूसरा पर्सन है जिसकी वेबसाइट से आपने उठाया है, वो कॉपीराइट का क्लेम कर सकता है इसके ऊपर कि आपने उसका कंटेंट चोरी किया, जिससे आपकी वेबसाइट क्या हो सकती है? बैंड हो सकती है, बंद हो सकती है, ठीक है। गूगल के पास एक्सेस है ना, कर सकता है गूगल, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ब्लॉक कोड के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है साइट का, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ, ये चीज़ क्लियर हो गई है? नीचे हम आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, BR लिख के, सही है। जूम आउट करूं या फिर ये आपको क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही हैं? हल्का सा कर देते हैं, सही है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ब्लॉक कोड, मैंने ब्लॉक कोड लिखा, सिंपल एक ब्लॉक कोड लिखा। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक साइट का वर्ड यूज़ हो रहा है। अब कहाँ यूज़ हो रहा है? इस ब्लॉक के अंदर भी। अब हम इस पर नई चीज़ पढ़ते हैं और उसको चीज़ को समझते हैं क्या है भाई ये।
ये जो यहां पर हम डेटा साइट लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। अब हर टैग की अपनी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और हर टैग की कॉमन प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। ये बात समझ में आई? कितने लोगों की बात समझ में आई? प्रॉपर्टीज क्या होता है आपके हिसाब से? अगर मैं सवाल करूं, आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक ह्यूमन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपकी मलकियत है क्या? आपका हाथ, आपकी बॉडी पार्ट्स आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके साथ ज्वाइंट है, जिसका आपसे ताल्लुक है। सही है? तो वो प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स उसको वर्ड दिया गया जो इनकी कोड के साथ, यानी कि जो आपके टैग के साथ आ रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइट को यहाँ पे आपके ईएम में लिखने की कोशिश करता हूँ, सही है, स्पेस दिया मैंने कहाँ पर? ईएम के बाद अगर आप ये देखो इस ब्रैकेट से पहले मैंने स्पेस दिया है, ठीक है? याद रखना प्रॉपर्टीज कब आएंगी? हमेशा यहां पर। ये बात समझ में आई? प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, ये दो वर्ड याद रखना, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एट्रीब्यूट ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब ईएम के बाद मैंने स्पेस दिया, मैंने लिखा साइट। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, ब्लॉक कोड की प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए आपके पास ये शो नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा कि आपके पास सब टैग के पास कॉमन भी चीज है कोई। मैंने ये बात करी ना कि भाई एक तो हो गया स्पेसिफिक, यानी कि हर टैग का एक स्पेसिफिक जो है ना कुछ हो सकता है, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। और एक ये हो सकता है कि सब टैग का क्या हो? प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर इसकी जगह लिख दिया आईडी। क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मैं यहां पर आया, मैंने इस ब्लॉक कोड के बाद भी आईडी लिखने की कोशिश करी। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मकसद क्या हुआ? क्या मतलब है इस बात का? कि आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि कॉमन है। इसी तरह आपके पास यहां पे क्लास भी आएगा, यहां पे और भी इस तरह के एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो हमारे पास कितने तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं? एक स्पेसिफिक, हर टैग का अपना अलग हो सकता है, और दूसरा सबका कॉमन हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ब्लॉक कोड के अंदर हमारे पास साइट का एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है, जो कि किसका है? सिर्फ ब्लॉक कोड का ही है। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं। उन्होंने बताया भाई ब्लॉक कोड के अंदर आप लिखने का तरीका क्या है। नजर आ रहा है सबको? इन्होंने बोला भाई ब्लॉक कोड के अंदर आप लिखते हुए क्या करो, पी टैग के अंदर आप डेटा को लिख लो। मैंने बोला ठीक है, पी टैग मैंने बना दिया ब्लॉक कोड के अंदर। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे है। ठीक है, ब्लॉक कोड के अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल इसी को कॉपी कर लिया थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आपको, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये टेक्स्ट बेसिकली क्या हुआ है, कहीं ना कहीं से उठाया गया है, कहीं ना कहीं से इसको लिंक किया गया। अब साइट के अंदर जो चीज इंफॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो क्या है? ये जहां से उठाया गया है उसका रेफरेंस। ये बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं मैंने इस टेक्स्ट को जहां से भी उठाया है, इंटरनेट से, ऑनलाइन से। अगर आप किसी बुक का कोड लिखोगे और वो इंटरनेट पर नहीं है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं कर सकता। हालांकि बुक से उठा रहे हो आप, लेकिन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने उसको इंटरनेट पे अवेलेबल पहले से रखा हुआ है, वो पहले से है, और वो इस चीज़ को जो है ना अगर कह रहा है कि ये मेरा है, तो फिर आप उसको अपनी वेबसाइट में डालने जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ें लाइफ में आएंगी, लोकली नहीं आएंगी। जैसा अभी हम लोकली काम कर रहे हैं, मतलब हमारे सिस्टम में सारी चीज़ चल रही हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप लाइव करोगे, प्रोडक्शन पर चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइट के अंदर उसका URL पास कर देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर इस विकिपीडिया का जो है ना URL पास किया हुआ है, ठीक है, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। आप देखो ये बार बार मुझे यहाँ पे लेके जा रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पे देख रहे हो आ रहा है URL, देख रहे हो? मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ। ठीक है,
इस साइट के अंदर क्या आ रहा है, एक यूआरएल डाला गया है, ठीक है, किसी ना किसी वेबसाइट का, किसी का, जो कि अभी कोई ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, शायद पहले होगा, अब नहीं है। अब ये टेक्स्ट यकीनन यहां से कहीं ना कहीं से उठाया गया, अब ये इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब ये चीज जब मैंने किसी और की वेबसाइट से कॉपी करी है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस चीज को क्या करूंगा, सिर्फ इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा, बस, जहां से भी मैंने उठाया है। ये बात समझ में आई? कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? क्या दोबारा समझा दूं? लिंक वाली चीज, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ और समझते हैं, इसको छोड़ दें, विकीपीडिया को हटा दें, चले, मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने एक स्पेस एक्स के बारे में लिखा, ठीक है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है मीडियम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल व्यू के ऊपर मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, सॉरी, और ट्रेडिशनल, और मैंने यहाँ से, अच्छा ये तो रीड फुल आर्टिकल्स के लिए मुझे क्या रहा है, सो फुल खोलना पड़ेगा, या मैं एक काम करता हूँ ना, मीडियम के ऊपर चला जाता हूँ, मीडियम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इसके ऊपर कोई भी ब्लॉग्स खोल लिया और मैंने समझे इस वाले आर्टिकल को या इस छोटी सी लाइन को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर इस चीज़ को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक ये क्या चल रहा है, आपके पास एक लोकली चीज़ें रन हो रही हैं, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। बट जब ये लाइव होगा तो ये मीडियम वाले या जिसका ये मीडियम का ब्लॉग है वो चीज़ को रिकमेंड बोल सकता है कि यार आपने पेस्ट करा है, आपने मुझे रेफरेंस नहीं दिया। मैंने बताया था ना, इंस्टाग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट का ऑप्शन होता है, आप किसी की वीडियो लगाते हैं तो बोलता है ना, वो कमेंट में आता है, फ़ौरन बोलता है भाई क्रेडिट तो दे दो। देखा होगा आप लोगों ने, वो क्यों मांगता है क्रेडिट? भाई उसकी चीज़ है, उसने पर्सनल अपनी चीज़ बनाई हुई है, कुछ भी किया हुआ है, आप किसी की चीज़ को यूज़ करोगे तो क्रेडिट तो मांगेगा ना, वो बोलेगा एटलीस्ट डिफाइन तो करो, कहीं मेंशन तो करो आपने डेटा कहाँ से उठाया। तो इसी तरह कोई अगर आप कोई ब्लॉग पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, किसी भी चीज़ को आप रीड करते हो, कोई कुरानी हदीस पढ़ते हो, तो उस चीज़ का रेफरेंस देना पड़ता है कि भाई ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई है, तो ये बेसिकली रेफरेंस ही है। अब हम यहाँ पर क्या रेफरेंस देंगे, हम यहाँ पर इसका ये यूआरएल रेफरेंस देंगे कि भाई हमने ये चीज़ यहाँ से उठाई हुई है। अब फिर वही बात कि अगर तो मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ आपकी सिस्टम में यहाँ पर, तो कोई डिफरेंस आपको खास नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर, सिर्फ स्पेस के अलावा, क्योंकि वो ब्लॉक कोड का काम है। कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? कहीं से भी मैंने रेफरेंस नज़र आ रहा है आपको, लिखता हुआ नज़र आ रहा है, या जो मैंने लिंक डाली उसका कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है, या कुछ भी XYZ में कहीं पे भी कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, गूगल के लिए। क्योंकि जब आप कॉपीराइट का वो क्लेम करें तो एटलीस्ट गूगल उस पर ये बोल सकता है भाई उसने रेफरेंस दिया हुआ है, ऐसे नहीं उसने लगाया हुआ, रेफरेंस दिया हुआ है कि उसने आपकी वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, क्रेडिट आपको दिया हुआ है उसने। तो इस चीज़ के ऊपर कॉपीराइट क्लेम कभी भी हो नहीं सकता। जी, आपको पता करने के लिए क्या करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बता तो रहा हूं, गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको तो रीड करने के लिए उसने दे दिया, बता दिया, आपको ये लगा कि उस पर्सन ने लिखा है। अगर मैं आपको बताऊं नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से उठाया मैंने, आप बोलेंगे यार सर ने बनाया, ये शेयर तो सर का ही हो सकता है। अब सर ने तो किसी और जो है ना कॉपी से उठाया हुआ या किसी और जो है वेबसाइट से उठा के लगाया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम वो किसके लिए आएगी, वो प्रॉब्लम आपके लिए तब क्रिएट होगी, उस वेबसाइट डेवलपर के लिए या जो उसका ऑनर है उसके तब होगी, जब वो उसका रेफरेंस प्रोवाइड वहाँ ना करे। तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को, या जो मेरी अथॉरिटी अगर है उस चीज़ की, तो मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा डेटा था, आपने क्यों अपनी वेबसाइट में लगाया। तो इस पर क्या होगा, गूगल आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, बैन कर देगा। तो बैन कर देगा तो आपका काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, घर नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे, नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपने रेफरेंस डाल दिया है। जी, कहाँ पर आ रहा है, BR पे? नहीं, ये बता रहा है कि इस बारे में बता रहा है, इसकी टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। आप यहाँ पे जाओगे तो इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को जो है ना बताया हुआ है BR के बारे में, ठीक है, वेबसाइट से लिंक किया हुआ है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो।
अब ये पुरानी पुरानी चीज़ें तो आपको बता रहा है भाई, यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए सिर्फ आपके पास मोस्टली इस्तेमाल होने वाली होती है W3 स्कूल आप यूज़ कर सकते हो HTML पढ़ने के लिए। W3 स्कूल आप HTML लिख दो तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें डिफाइन हो रही है, एट्रीब्यूट्स के बारे में बात हो रही है, एलिमेंट्स, लिंक्स, इमेजेस, ठीक है। इसके अलावा W3 स्कूल नहीं है तो उन्होंने जिस तरह MDN का नाम दिया हुआ था तो आप MDN से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये सिर्फ पढ़ाई के लिए रेफरेंस दिया हुआ है। दोनों बेटर हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दोनों में इंग्लिश है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ये इस दौर की देखो नीड है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कहूँगा आप वर्किंग करो। मुझे भी नहीं आती थी भाई, और अभी भी नहीं आती, मैं वर्किंग कर रहा हूँ। आपको भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट पढ़ने आए हो, दूसरी चीज़ें पढ़ने आए हो, किस लिए पढ़ने आए हो? किस लिए पढ़ने आए हो? पैसा कमाने के लिए। तो लैंग्वेज को आप इसलिए सीखोगे भाई, आपने US UK की क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, आपने बाहर के लोगों से बात करनी है, तो वो आपकी ज़बान नहीं जानते और ना आप उनको अपनी ज़बान में समझा सकोगे, तो उनकी ज़बान में बात करनी पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रशिया में काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है वो लोग रशियन बोलते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं स्पेन में काम नहीं कर सकता, वो लोग स्पेन बोलते हैं। मेरे पास आइलैंड पोलैंड के क्लाइंट है, हालांकि वो लोग भी पॉलिश बोलते हैं, बड़ी खतरनाक ज़बान है वो, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। बट वो इंग्लिश थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेता है वो, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको एटलीस्ट कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड कॉमन लैंग्वेज है, तो आपको एटलीस्ट उसकी नॉलेज और आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, आप डेली बेस पे भी 10-15 मिनट निकाल के उस पर पढ़ना स्टार्ट करें, बुक्स रीडिंग स्टार्ट करें, चैट GPT से कम्युनिकेट करें। आप प्रॉपर आप एक चैट GPT को बोलें भाई मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स करना है तुम्हारे से ही, सही है, उसी से प्रॉम्प्ट लिखवाएं, वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा। अब उसको बोलो कि भाई मुझे तो जो है ना एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है जिसमें मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पावर को और अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग पावर को समझना है, तो तुम मुझे 6 महीने का या 3 महीने का एक प्रॉपर जो है ना एक कोर्स डिज़ाइन करके दे दो। तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, वो आप नेक्स्ट चैट पे जाके पेस्ट करोगे तो आपको पूरा वो कोर्स डिज़ाइन करके दे देगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़नी है, सब डिफाइन कर देगा वो आपको। तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, AI टूल्स हैं उसकी यूटिलाइज़ करो, पढ़ो, ज़रूरी है। इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। और याद रखना एक कंपनी में अगर एक पर्सन अगर जिसको इंग्लिश आती है दूसरे को नहीं आती ना, तो वो इंग्लिश वाले की सैलरी 2 लाख होगी तो आपकी 80,000 रुपये होगी। और ये होता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि उसको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना आता है। सम टाइम जो आपका जो टीम है उसमें से कोई भी वो किसी को बोल सकता है, यार डेवलपर को बोल सकता है यार आप आज क्लाइंट से मीटिंग कर लो। और ये होता है अक्सर। हम लोग अपनी जब जॉब करते थे क्लाइंट से मीटिंग खुद कर रहे होते थे, क्योंकि हमारा जो है ना हम काम कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट को पता होता है कि कौन पर्सन किस पे काम कर रहा है। भले हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट को पता है कि भाई कंपनी से ही काम करवा रहा है वो, तो हम उससे मीटिंग कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, सही है। तो अगर तो मुझे वो इंग्लिश नहीं आती तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? किसको करेगी? इंग्लिश की बेस पे उसकी सैलरी कितनी हो गई? 2 लाख। और आपकी कितनी है? 80,000। ये प्रैक्टिकली होता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। फर्क पड़ता है इस चीज़ के ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इस चीज़ के ऊपर भी वर्किंग करो, फोकस करो, सीखो। अगर तो नहीं आता है कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ नहीं आती तो उसको क्या करते हैं? सीखते हैं। कितना टाइम लगेगा? 3 महीने, 6 महीने, इतनी आपको हो जाएगी कि आप स्पीकिंग पावर सीख लोगे। आप इंग्लिश मूवीज़ देखते होगे, वो भी आप हिंदी में देखते होगे बैठ के, नहीं भाई उसको भी इंग्लिश में देखना स्टार्ट करो आहिस्ता आहिस्ता। सब टाइटल्स के साथ देखो, आहिस्ता आहिस्ता सब टाइटल भी हटाना शुरू कर दो, ताकि आपको फिर सुनने में जो है ना लगेगा कि हाँ कैसे बात हो रही है। अमेरिकन इंग्लिश इतनी फास्ट बोलते हैं और बूढ़े लोग तो इतनी खतरनाक बोलते हैं, नहीं समझ में आता कभी कभी। बहुत ही खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं वो, बहुत ही 50 साल जो है ना 60 साल बुढ़ी औरतें या मर्द होते हैं या जो भी होते हैं, इतनी खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं, वाकई में नहीं समझ में आता कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे बोलना पड़ता है सॉरी रिपीट कर सकते हैं आप, सॉरी रिपीट कर सकते, 2-3 दफ़ा बोलना पड़ता है वो, फिर वो आहिस्ता स्लो बोलती है, फिर वो बहुत फास्ट बोलते हैं ये लोग। ये चीज़ें लिसनिंग पावर है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। जब आप काम करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ या स्पीकिंग करेंगे तो ही चीज़ें डेवलप होंगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होंगी। इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। तो आप आपस में घर में दोस्त यार आपस में एक दूसरे के साथ इंग्लिश में चैट करो, कम्युनिकेट करो, सही है। चैट GPT के साथ कम्युनिकेट करो तो इंग्लिश में करो। अक्सर लोग को मैंने देखा रोमन उर्दू में चैट GPT के साथ बात कर रहे होते हैं, अब मुझे शर्म आ रही होती है यार क्या कर रहा है यार, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ओके जो है ना तू जो है रोमन उर्दू में बात कर रहा है चैट GPT वगैरह, समझता है भाई, समझता तो वो है, वो तो समझ जाएगा, तुम्हें समझना है, सीखना तुम्हें है। उसको तो आता है सब, उसके पास तो सारा डेटा है, सीखना आपको है। तो कम्युनिकेट भी आप करोगे तो आप ही सीखोगे, अदरवाइज तो कोई भी नहीं सीखेगा, सही है। आगे चलता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कोड का, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसको यूज करके कोई टेक्स्ट लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसी टेक्स्ट को लिखता हूं, मैंने इसको पी टैग में नहीं रखूंगा, मैं ब्लॉक कोड के बाद या मैं कुछ बी आर के बाद इसको क्यू टैग के अंदर रखूंगा। कोड है ये, ब्लॉक कोड नहीं है, ये कोड है, ये सिर्फ कोड है। क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है डिफरेंस? सिर्फ कोटेशंस के अंदर वो आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है। बस ये होता ना, कायद आज़म ने फरमाया तू चल में आया, तो वो फिर वो यही होता है। पी के अंदर डाल के प्रॉब्लम आएगी, बेहतर ये कोड के लिए इसको यूज़ करा है। सही है, स्पेस नहीं है इसके अंदर, वो चीज़ स्पेस वाली चीज़ उसको सेपरेट कर रही है, वो बता रही है कि बाकी में कहीं और से उठा के जो है ना ब्लॉक कोड के अंदर रखा गया है इसको, और ये चीज़ उसको बता रही है ये सिर्फ कोटेशन है, कहीं से उठाया नहीं गया, बस उसको ऐसी जो है ना रेफरेंस डाल दिया गया किसी भी चीज़ के रिलेटेड। क्लियर है भाई? चले आगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है, क्या लिखा हुआ है भाई? एब्रीविएशंस। क्या इसको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इस बारे में, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं। क्या होता है भाई? फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम किसी भी तरह की फुल फॉर्म को डिफाइन करना चाहें, लिखना चाहें, तो हम उसको इसमें मेंशन करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी सारी जो है ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, फाइनेंस के अंदर कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट्स में अलग होती हैं, तो आपको उनका मकसद नहीं पता होता यार इनका फुल फॉर्म क्या है। फॉर एग्जांपल MD कैट बहुत लोगों को नहीं पता होता कि क्या है, तो अब आपकी वेबसाइट पे लिखा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? सही है। या आपके स्कूल का नाम क्या है, वॉट एवर, आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल तो पढ़ के आए हो ना, चलो कॉलेज बता दो। आयशा भवानी, तो A और B। अब मैं A और B स्कूल लिख दूं या A B कॉलेज लिख दूं तो आप समझेंगे क्या बात हो रही है? नहीं समझेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, या तो पूरा लिखना पड़ेगा, या हमारे पास ये ABR का टैग इस्तेमाल होता है जिसको हम यूज़ करके चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोफ, यानी कि प्रोफेसर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी मैंने ABBR उसमें मैंने लिखा एब्रीविएशन का टूल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोफ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ये हो रहा होगा इसकी नीचे की डॉट की लाइन की बेस पे कि हाँ यहाँ पर कुछ बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस टाइटल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इसकी फुल फॉर्म, यानी कि इसका जो ये प्रोफेसर है ये चीज़ मुझे यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। अब इससे होगा क्या? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी तक आपको प्रोफेसर नज़र नहीं आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर जाऊँगा एक टूल टिप आपके पास आ जाएगा जो मुझे बता देगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर टूल टिप। ये चीज़ आप डेवलप करते हो वेबसाइट के अंदर, काफ़ी चीज़ आप लोगों ने देखी होगी इस तरह की आती है। ठीक है, तो ये टूल टिप के अंदर क्या बता रहा है? प्रोफेसर। प्रोफेसर कहाँ से डिफाइन कर रहा है ये? जो कि मैंने यहाँ पर टाइटल के अंदर यूज करा है। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा तो वो कुछ और बताएगा। ठीक है, इसी तरह इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है नासा की। ठीक है, मैंने यहाँ पे नासा लिखा। अब नासा हर किसी को तो नहीं पता ना क्या होता है, आपको पता है, बट एक बात है, अगर कोई नया बच्चा आता है, कोई 6th क्लास का बच्चा, क्या उसको पता होगा नासा क्या होता है? नहीं पता होता। ठीक है, तो अब उसको फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो वो क्या करेगा? इंटरनेट पर सर्च भी कर सकता है भाई नासा क्या होता है, तो वहाँ तो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको यहीं पर डिफाइन करते हैं तो आपके लिए, अगले पर्सन के लिए क्या हो जाएगी? उसके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, अच्छा ये पुराना टूल है, ये अभी इस्तेमाल नहीं होता, ये पुराना है। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है HTML4 देयर आर सेपरेट एक्रोस एलिमेंट, तो HTML4 में होता था, अब नहीं होता ये। ठीक है, सेपरेट कर दिया इस चीज़ को, अब ये ABR वाला टैग इस्तेमाल होता है। ये भी इतना इस्तेमाल नहीं होता है, मैं सही बताऊँ तो आपको इतना नहीं होता, बट पढ़ने के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है।
ठीक है, हमें नीड नहीं होती इन चीज़ों की। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और जब नासा पे करूँगा तो मुझे यहाँ पे पूरी इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। सही है, तो ये टूल टिप है आपके पास। आप चाहो तो इसको HTML से बना लो या कस्टम इसको डिज़ाइन कर लो। मेनली तौर पर इसको कस्टम डिज़ाइन किया जाता है, इससे नहीं बनाया जाता। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट, हाँ तो उसके फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप BR लगाओगे तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, अदरवाइज उससे पहले नहीं आएगा। इनलाइन एलिमेंट में आप कुछ भी कर लो, नेक्स्ट लाइन में लिखो या 4-5 लाइनें छोड़ने के बाद भी लिखो, वो आएगा बराबर में। BR अगर आप लगा दो तो अलग बात होती है। और कोई सवाल है इसमें किसी का? पक्का? किस चीज़ को? किस? नहीं, इसको हम डायरेक्ट ABR में लिखा हुआ है हमने। आप P के अंदर लिख सकते हो क्योंकि कौन सा टैग है ये? इनलाइन एलिमेंट है ना, तो आप P के अंदर बिल्कुल लिख सकते हो उसको। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? साइटेशन साइट और डेफिनेशंस का। अब साइट क्या कह रहा है भैया आपसे, कौन पढ़ेगा इस चीज़ को? नहीं, सेमेंटिक मार्कअप खत्म हो चुका है। हाँ, नहीं, आई थिंक सेमेंटिक मार्कअप चल रहा है। एक मिनट, मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया, नहीं ये सेमेंटिक मार्कअप नहीं है क्योंकि इसका आपका कोई ताल्लुक नहीं है एक्स्ट्रा। ये आपका था लास्ट यहीं तक, क्यू तक ही था। ये ब्लॉक कोड और क्यू था और EM और स्ट्रॉन्ग 4 ही आते हैं इसके अंदर मेनली। हाँ, एब्रीविएशन अलग है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बात हो रही है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको कौन पढ़ेगा जल्दी से बताओ? क्या मैं खड़ा कर दूँ? आप पढ़ो जी। आप पढ़ो। When you are referring a piece of work such as a book, film or research paper, the cite element we can use to indicate where the citation is from. In HTML5, cite should not really be really be used for a person's name, but it was allowed in HTML4, so most people are likely to continue using. सही है। क्या कह रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि भाई साइट का आपके पास इस्तेमाल होता है किसी भी पीस ऑफ वर्क सच एज बुक, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। बट वही बात कि ये HTML4 में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, HTML5 में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ ना करें। तो हम उसको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट आपको उसको पढ़ने की नीड नहीं है इतनी। ठीक है, अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। क्या हुआ, जब साइड में रखा तो वो क्या हो गया, हल्का सा इटैलिक हो गया। ठीक है, DFN क्या है आपके पास, कौन पढ़ेगा इसको? साइट क्या, साइट भी क्या समझ में नहीं आया आपको? हाँ, ये जैसे इन्होंने यहाँ पे बुक का नाम लिखा हुआ है ना, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक का नाम लिखा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि ये इन्होंने यहाँ से उठाया हुआ है, लिखा हुआ है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग हैज़ सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। तो ये बुक के नाम को क्या कर रहे हैं, साइट के अंदर रख के डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई DFN कौन पढ़ेगा भाई? वैसे ये चीज़ भी यूज़ नहीं होती, छोड़ दें इसको भी, हटा दें, स्किप करते हैं। एड्रेस नेक्स्ट हमारे पास आता है। जब हमें कोई एड्रेस वगैरह लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को एड्रेस टैग के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो रख लो, नहीं चाहो तो तब भी आपकी इसमें मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब पर्पस क्या होता है इन चीज़ों का, हमें इस चीज़ को समझना होता है कि इन चीज़ों का पर्पस क्या है, एड्रेस का टैग क्यों इस्तेमाल हो रहा है। यार बातें कौन कर रहा है भाई, बातें ना करें प्लीज़। ठीक है, मैंने इसको इटैलिक विटैलिक कुछ भी नहीं करा है, इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये इटैलिक हो गया। अब वही बात है कि ये एड्रेस का टैग वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बट ये गूगल इसको जो है ना इंपॉर्टेंस दे सकता है एक पॉइंट के ऊपर कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, इस चीज़ से वो ट्रैक कर लेगा। यानी कि आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, अपने ऑफिस की वेबसाइट बनाई है, तो उसको पता चल जाएगा आपका ऑफिस कहाँ पे बना हुआ है, उसकी क्या लोकेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट बनाई, मैंने उस पर एड्रेस डाल दिया उसका और इस एड्रेस टैग के अंदर रखा। अब मैं सर्च करता हूँ कि भाई बेस्ट हॉस्पिटल इन गुलशन, वहाँ पे वो हॉस्पिटल मेरे पास आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा कि वो गूगल के पास उसके पास डेटा है कि यार ये इस लोकेशन पर है। ठीक है, तो बेस्ट कह लें या टॉप 10 कह लें या टॉप 5 कह लूँ, या मैं इस तरह लिख दूँ कि भाई जो है ना हॉस्पिटल इन गुलशन, तो वो क्या होता है आपके पास रैंक हो रहे होते हैं।
पहले तो आपके पास मैप आ रहा होता है, मैप किस बेस पे आ रहा होता है, रेटिंग के बेस पे भी आ रहा होता है, अल्फ़ाबेटिकली भी आ रहा होता है, सबका अपना एल्गोरिथम है। फिर बाद में आपके पास वेबसाइट भी शो हो रही होती हैं, तो उनको कैसे पता है गुलशन के अंदर है भाई, उनको कैसे पता मैं कराची के अंदर बैठा हुआ हूँ? क्योंकि मेरे पास, उनके पास मेरी लोकेशन है, एड्रेस है, तो वो उससे मुझे बता सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इसलिए उन्होंने आपको सजेशन दे दी कि भाई ये वाला हो सकता है। समझ में आ गई बात? कितने लोगों की बात समझ में आ गई है और कितने लोगों की बात समझ में नहीं आई? सबको क्लियर है? काम की हो भी सकती है, नहीं भी, डिपेंड करता है ना आपका काम। डेंजरस भी तो है कभी कभी ये, बिल्कुल हो सकती है। एक नंबर काम करेंगे तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस और डेल। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है हमने, ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम इसको एंड कर देंगे यहाँ पर एस के बाद से, फिर नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ गैप देने के लिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको नजर आए कि चीज़ें सेपरेट हैं बस। अगर आप बोलेंगे तो मैं हटा देता हूँ, मसला नहीं है, तो फिर वो सब एक साथ मिल जाएगा। ये बिल्कुल पूरा कोड गिटहब पे मिल जाएगा आपको, जो मैंने रेपो आपको बताई है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक क्लास उस फोल्डर के नाम पे आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। एक ग्रुप में एक सेपरेट बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का डिस्कशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, मैं उसका लिंक शेयर आपसे कर दूंगा, जिस पे हम कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो वो किसी और स्टूडेंट से हेल्प आउट ले सकता है। ठीक है, ताकि ये हो कि आप लोग की नेटवर्किंग हो, किसी की अगर नॉलेज ज़्यादा है तो एटलीस्ट वो शेयर करे आपसे, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन हो क्लास के अंदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, ताकि अच्छा उसमें फिर ये बात है कि कोई पॉलिटिकल और कोई इस तरह की रिलीजियस बेस पे कोई बात ना हो, इस पर सिर्फ काम से रिलेटेड बात होनी चाहिए। अगर तो कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो मैं उसको फिर बाहर निकाल दूंगा। सही है, और मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। अगर एक चीज़ का पर्पस बनाया गया है ना उस चीज़ के लिए, तो आप उसके लिए यूटिलाइज़ करो। हाँ, उसमें आप हल्की फुल्की मीम वगैरह शेयर करना चाहो, मुझे कोई मसला नहीं है, ईजिली शेयर करो जिसमें आपके काम से रिलेट करे, बट चीज़ आपकी काम से रिलेट होनी चाहिए। काम से हट के कोई चीज़ XYZ आई, वो लोग जो है ना ब्लड चाहिए तो उसके लिए मैसेज करना शुरू कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ इस तरह के होते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है यार ये चीज़ ज़रूरी है, मकसद है, लेकिन वो मकसद वो ग्रुप के उस चीज़ के लिए नहीं है ना, तो आप उसको इन चीज़ों में यूटिलाइज ना करो। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? अब दो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एक साथ, वर्स्ट और बेस्ट दोनों हो गए, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो क्या दोनों एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दोनों एक अलग अपोजिट वर्ड है। वर्स्ट का मतलब क्या होता है भाई? बुरा, बदतरीन, और बेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है, तो दोनों क्या है? अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टैग इस्तेमाल हो रहे हैं चेंजेस टू कंटेंट के अंदर, यानी कि हम एक कंटेंट को रखें और एक को डिलीट करें, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इंस और डेल, यानी कि डिलीट। इंस का मतलब है इंसर्ट। कैसे लिखेंगे? अब मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी भाई डेल यानी कि डिलीट, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया वर्ड्स को, और बेस्ट को मैंने रख दिया इंस के अंदर। ठीक है, हाँ इंसर्ट। ठीक है, दो चीज लिख दी, डेल यानी डिलीट और इंस यानी इंसर्ट। अब यहां पर अगर आप देखो तो क्या चेंज हुआ, उसने वर्ड्स को काट कर बेस्ट को हाईलाइट कर दिया, यानी कि यहां पे चीज डिफाइन हो रही है कि एक वर्ड कट कर दूसरी चीज आ रही है, यानी कि वर्स्ट हटाकर उन्होंने बेस्ट की बात कर दी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब आप इसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखा होगा अक्सर सेल्स आ रही होती है तो आप सेल्स के लिए भी यूज़ करते हो, बट सेल्स के लिए ये वाला इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? इसको समझते हैं। वापस आते हैं अपनी बुक के ऊपर और ज़रा इस चीज़ को पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा भाई इसको?
आप पढ़ो। जी जी, जूम कर दूं? सही है। वाइल द डेल एलिमेंट, वाइल पढ़ते हैं इसको, वाइल। ठीक है, अंडरलाइन वाइल, वाइल। मेरी मिस्टेक जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू करी है उसको बुरा नहीं मानना भाई, आपको सिखाने के लिए, ताकि अगर आपको भी बात में बोलना पड़े तो आपको आसानी हो जाए। ठीक है, इसको एक्चुअली पढ़ते ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? द इंस एलिमेंट कैन बी यूज टू शो कंटेंट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई किसी भी डेटा को जो है ना इंसर्ट करने के लिए उन्होंने यूज कर लिया। वाइल द डेल एलिमेंट कैन बी शोड टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम इट। यानी कि डेल एलिमेंट क्या बता रहा है कि भाई कुछ टेक्स्ट है जो कि डिलीट किया गया है और उसके ऑल्टरनेट जो दूसरा वर्ड लिखा गया है उसको हम किस में रख रहे हैं? इंस के अंदर। अब यहाँ पे बात हो रही है, सेंटेंस में क्या बात हो रही है? शी वॉज द, सॉरी नॉट शी, इट वॉज द वर्स्ट, जिसको उसको काट के बता दिया, वर्स्ट नहीं, बेस्ट आइडिया शी हैड एवर हैड, उसको आया था। ठीक है, आ चुका था, वॉट एवर जो भी है। सही है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक चीज़ को काटा गया है और दूसरी चीज़ को हाईलाइट किया गया है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इंस और डेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एस का। ठीक है, अब इस एच से आई थिंक स्ट्राइक जो है ना वो आता है, स्ट्राइक। हाँ, स्ट्राइक जो है ना इसका जो है ना फुल फॉर्म पड़ेगी इसकी। अच्छा, कोई पढ़ेगा इसको भी? कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो जी। सेंटर, ठीक है, ग्रेट। क्या बात हो रही है? दोनों में आपने डिफरेंस समझना है। आपको लगेगा कि यार वर्स्ट जो ऊपर हमने यूज़ किया है उसके साथ डेल और इंसर्ट दोनों सेम ही तो है सर। आप बोलेंगे बिल्कुल जब मैं दोनों दिखाऊंगा, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? उन्होंने बताया द एस एलिमेंट इंडिकेट समथिंग दैट इज नो लॉन्गर, अभी नहीं है, नो लॉन्गर एक्यूरेट और रिलेवेंट, यानी कि सही नहीं है, बट दैट शुड नॉट बी डिलीटेड। ये पॉइंट उन्होंने वहां पे मेंशन कर दिया कि वो चीज़ है तो सही लेकिन डिलीटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल लगाई कि भाई 11 की सेल लगी हुई है, 500 की चीज 200 में। ठीक है, तो अब वो 500 की चीज खत्म तो नहीं हुई ना बिल्कुल भी। जब 11 की सेल खत्म होगी तो उसके बाद कितने की हो जाएगी? वो वापस से 500 की हो जाएगी। जो 200 की चीज अभी हुई हुई है आपके पास, वो 11 के बाद जब खत्म हो जाएगी सेल आपके पास, तो कितनी की हो जाएगी? 500 की। तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो? वहां पर आप यूज करोगे ये एस वाली चीज, जो कि क्या इंडिकेट कर रही है कि ये चीज अभी नहीं है लेकिन आ सकती है, या फिर ये दोबारा आएगी, क्योंकि ये डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, अब जैसे यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर इन्होंने जो एग्जाम्पल दी इसी को यूज करते हुए। ठीक है, कॉल बी आर लगा लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पर इन्होंने पी टैग में लिखा हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर, नेक्स्ट लाइन में पी टैग के अंदर इन्होंने एस को यूज करते हुए लिखा हुआ है वॉज $995, नाउ ओनली $375। ठीक है, अगर मैं यहां पर आऊं तो आप देखो यहां पर नजर आ रहा है आपको, तो ये जो वॉस कट रहा है वो भी ये बिल्कुल सिमिलर ही है। अगर आप बोलोगे तो बोलोगे, यही बोलोगे ना यार सर ये तो दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन वो वहां पे वर्ड्स काटने का मकसद क्या है कि वो चीज खत्म हो गई है क्योंकि वो बेस्ट हो चुकी है। ठीक है, यहां पर क्या है कि ये चीज अभी वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए होगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद प्राइस वापस से वो आ जाएगी, तो वहां पर आप इस चीज को यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली, परमानेंट और टेम्पररी का फर्क है। क्लियर हो गई बात? जी, सवाल है किसी का कोई? हाँ, ये सारी चीजें होने के लिए, हाँ बिल्कुल, सब उसके लिए, सब उसके लिए, आपकी पूरी वेबसाइट इस चीज के लिए। नेक्स्ट का चैप्टर है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट का चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी नहीं, तो अगर आप कहते हो तो मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूँ, या इस चैप्टर के बाद दे दें?
अच्छा चलो मैं अभी सवाल करूंगा, जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे उस हिसाब से डिसीजन होगा। नेक्स्ट, जो लोग चाहते हैं कि भाई हम अभी असाइनमेंट दे दें इतने चैप्टर्स का, वो हाथ खड़ा करें। ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि हम इस चैप्टर के बाद असाइनमेंट दें, वो लोग हाथ खड़ा करें। मुझे तो कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इसके बाद हम लोग इससे पहले पहले असाइनमेंट आपको दे दें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। ठीक है। फ्राइडे वो 14 अगस्त आ रहा है ना, तो ऑफ ही होगा। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। फिर आपकी मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपके पास टाइम है, इजीली आप प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मुश्किल से 1 घंटा भी बहुत मैक्सिमम होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन मुझे पता है जब लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती है। VS कोड इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम करेगा, फाइल खोलने में मसला आएगा लोगों के साथ। तो मेरा आज ये प्लान था कि आज मैं आपको पढ़ाता कम और क्लास लेता, लेकिन आज हमारे पास वो लैब मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा लैपटॉप भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है ना लैब प्रैक्टिस कर लेंगे, सही है, ताकि मुझे आइडिया हो एटलीस्ट आप लोग कहाँ फंसे हो, फिर हम उस हिसाब से देखते हुए फिर चीज़ों को लेकर चलें। फास्ट तो नहीं चल रहे हम। अगर किसी को लग रहा है फास्ट चल रहे हैं, वो हाथ खड़ा करके बता दे यार हम फास्ट चल रहे हैं। 1 2 3। अच्छा, तेज जा रहे हैं हम लोग। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? लिखने की जरूरत नहीं है ना आपको, बुक पूरी आपको, आपके पास है ज़रूरत क्या आपको लिखने की? हाँ, जो पॉइंट्स ऐसे मैं बात कर दूं तो वो आप लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। प्रैक्टिस लैब में करेंगे ना इंशाल्लाह, नेक्स्ट फिर मंडे को हम करेंगे। बाकी जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस घर पे करें, कोड करें, तो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। जी, मैं आपको जो है ना आपके उस पर भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। आप लोग ग्रुप के अंदर हैं? कितने लोग ग्रुप में नहीं हैं? तो वो जाके उस पर शान से पूछ लेना, आपको बता देगा। वैसे मेरे ख्याल से पोर्टल पे लिंक है आप लोगों की, पोर्टल पे लिंक है, पोर्टल पे आप लोगों के पास एक्सेस है, सबके पास एक्सेस है पोर्टल का। तो बस पोर्टल पे लिंक देख लीजिएगा, या कोई जो पर्सन जिसको भी नहीं पता वो बराबर वाले से पूछ ले, आपको बता देगा जिसको पता है। या आपके बराबर वाले को पता है, जरा इनसे पूछे तो इनसे बता देगा आपको। ठीक है, जिनको नहीं पता वो अपने आसपास पूछ के जो है ना ग्रुप में ऐड हो जाए। फिर मैं आपको आज रात में जो है ना बुक शेयर कर दूंगा, ताकि सबको मिल जाए फिर वो, वरना मुझे बार बार शेयर करना पड़ेगा। तो आज रात से पहले पहले सारे ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, सवाल है किसी का? जल्दी से बता।